गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और हिंदी साहित्य कॉम्बो बैच का मैंने बोला था ना कि सैटरडे को आप लोगों का जो है ये डिस्कशन पार्ट रहेगा। तो क्योंकि अभी निबंध बैच हमने लगभग हो गया है, कंप्लीट हो गया है, गद्य विधा आपका चल रहा है। इसमें कॉम्बो बैच में हमने ये बताया था कि आपको गाइड करते चलेंगे कि कैसे कैसे पूरी किताब को आपको ख़त्म करना है। तो सैटरडे को तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही ना, बीच बीच में और भी जो भी लगेगा समय, तो उसमें आधुनिक के दूसरे इतिहास को लेके हम गाइड करते रहेंगे। अब आपको पहले भी बता दें कि कॉम्बो बैच में आप लोग को समझना है ये क्लास आप लोगों को क्यों करा रहे हैं। मतलब ये है कि आपको कैसे करना है, नहीं तो पता लगा आप ऐप में जा रहे हो ना तो समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है। अब ये देखना है आपको कि जैसे आचार्य शुक्ल, बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र और चतुर्वेदी और द्विवेदी इनके हैं। मेरी प्राथमिकता में शुक्ल जी का किताब है और बच्चन के दूसरे दोनों इतिहास है। और उसमें भी हम खास तौर पे ये बताएं कि आप जब जाते हैं उसमें तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये बता दें आपको कि जैसे उसमें जाएंगे तो हमें जो है क्लास कहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि उसी तरीके से आप लोगों को गाइडेंस भी देंगे कि पढ़ना कैसे है। तो उसमें जाएंगे ना, सबसे नीचे जो है, ये तो अलग अलग फोल्डर बना है, उसमें सबसे नीचे आपको मिलेगा बच्चन के दूसरे इतिहास का फोल्डर। और एक जो है ना, यहाँ पे आप देखिए बच्चन सिंह का दूसरे इतिहास वाला है। कुल 29 वीडियो अभी पड़ा हुआ है और उसमें भी 20-25 वीडियो हो गए हैं। हमें क्या करना है, आधुनिक हिंदी साहित्य में जो पहले के 10 क्लास वाला है ना, उसको आप लोग पहले खत्म करिएगा, एक एक दो दो क्लासेज वहाँ खत्म करिएगा। और दूसरा इतिहास करा रहा है उसको करिएगा, ये दोनों साथ में लेके चलिएगा। अब इसमें हम आपको, क्योंकि बहुत विस्तार से हमने करा रखा है, तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देते चलना है कि पढ़ना कैसे है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आओ तो ना आपको और भी क्वेश्चन पता होगी, हाँ क्या क्या आपके जहन में आ सकता है क्वेश्चन। जिसे हमने जब भूमिका आपको कराया होगा तो देखा होगा कि हम ये बताता आपको कि भूमिका से ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब वो एक चीज हमें मन में ये आना चाहिए ना कि जैसे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, हम ये नगेंद्र का हिंदी साहित्य पढ़ेंगे या राम स्वरूप का पढ़ेंगे, बहुत सारे हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ लेंगे, तो हम बच्चन का क्यों पढ़ें, छोड़ भी तो सकते हैं। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जब आप शुक्ल जी वाला जब किताब पढ़ने जाएंगे तो शुक्ल जी का 1929 में पहला लिखा गया था, उसका परिवर्धित संस्करण 1940 में है। अब क्योंकि शुक्ल जी को पूरे हिंदी साहित्य के केंद्र में रखा जाता है, अब उनका जो परिवर्धित संस्करण 40 में आया तो इसका मतलब वो स्वतंत्रता काल से पूर्व लिखा गया इतिहास है। और स्वतंत्रता के बाद आप देखें तो बहुत सारी तब्दीलियां आपको अपने देश में देखने को मिलता है। अब इसमें जिक्र है, प्रगति है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, अस्तित्ववाद है, बहुत सारी विचारधाराएं आई। तो वही चीज बच्चन जी कह रहे हैं ना कि जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसका नाम है दूसरा इतिहास। इतिहास पहले भी लिखा गया है पर ये दूसरा है। पर किन किन मायनों में ये दूसरा है ये स्पष्टीकरण देते हैं। अब जब हमने भूमिका का आपका नोट्स ये करवाया था तो हमने भूमिका में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि ये भूमिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने सेपरेट करके दिया है। जैसे ना तो शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उन्हें छोड़कर। और ये भी बताते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 72-73 में जब मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, अब देखिए इनके दोनों किताब को हम पढ़ने वाले हैं ना, आधुनिक हिंदी साहित्य की किताब को भी पढ़ने वाले हैं, दूसरे इतिहास को भी, यही हम पैरेलल लेके चलने वाले हैं। तो इसमें कह रहे हैं जब मैं उसकी तैयारी कर रहा था, लिखने की तैयारी कर रहा था, तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि कुछ लिखना है। और उससे भी बड़ी बात है, जब मैं आचार्य शुक्ल को पढ़ते हुए ये लिखने बैठा था 1989 में, तब बहुत सारी चीज़ें छानबीन करने के बाद बहुत चीज़ें मिली मुझे। तो फिर कहते हैं कि देखो मैं लिख रहा हूँ तो भी ये तो बहुत बड़ी चुनौती है ना मेरे लिए, इतना आसान काम थोड़ी है कि मैं अगर लिखने बैठ रहा हूँ। यानी ये स्पष्ट तौर पे ये कहते हैं ना कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो नए इतिहास के लिए शुक्ल जी के इतिहास एक चुनौती है। फिर भी कोई भी एक ऐतिहासिक पैटर्न बना बनाया होता तो तोड़ना तो पड़ता ही है ना। अगर हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, डिस्कशन के थ्रू पढ़ रहे हैं, किताब के थ्रू पढ़ रहे हैं, एक ऐतिहासिक पैटर्न में आपको क्लास दे दिया जाए, डिस्कशन की क्या आवश्यकता है। लेकिन बात ये हो जाती है कि अगर हम पढ़ें और फिर उस चीज़ को डिस्कस भी कर ले रहे हैं तो हमारे माइंड में जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप दूर हो जाती हैं, वो समस्याएं। ऐसे ही आप ये समझिए कि बच्चन जी कह रहे हैं कि अगर हम लोग शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती मान के काम कर रहे हैं, तो अगर 50 वर्ष से अधिक का समय निकल गया इनके इतिहास लिखने के बाद, तो नई चीजें किस इतिहास में लिखी जाएगी। अगर कह रहे हैं कि हम कोई चीज का पृष्ठ पेषण यानी उसी की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं तो ये अपने आप में अनूठा चीज है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो जरूर उसको लिखना चाहिए, क्योंकि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में है और हमें स्वतंत्र भारत में, और स्वतंत्र भारत के अपनी बहुत सारी समस्याएं जिनका समाधान चाहिए, तो इसलिए लिखते हैं। फिर इन्होंने बहुत सारी बातें जिनको हमें बहुत डिटेल में आपको कराया वीडियो में,
कि ये कहते हैं कि राष्ट्र औपनिवेशिकता, उत्तर औपनिवेशिकता, तीसरी दुनिया, उत्तर आधुनिकता, वैश्विक क्रम, खुला बाजार, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और हमें क्या कहा जाता है? तीसरी दुनिया। और तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चारागाह है, और भारत क्या है? तीसरी दुनिया का उसमें आता है। इसके बारे में बात करते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं कि जो काम मैकाले नहीं कर गया था, यानी अंग्रेजी शिक्षा में, आज हम मैकाले की शिक्षा पद्धति का भले ही उस रूप में ना करें, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का, उनके वेस्टर्न जो पहनावा है, बोली भाषा, उनका अनुकरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब वो चाहते थे मानसिक रूप से हमें गुलाम बनाना, वो तो बना रहे हैं ना। ये बाजारवाद इतनी तेजी से फैल रहा है, तो एक समय औपनिवेशिक श्रद्धा, यानी एक समय तो हम गुलाम थे, लेकिन आज मानसिक गुलाम है। अगर उनका अंधानुकरण करें तो वो बच्चन जी कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी, मेंशन किया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर आगे आपने ये देखा है कि बदलाव के लिए जैसे काल विभाजन जरूरी होता है, तो इन्होंने काल विभाजन के बारे में कहा है कि आप देखेंगे कोई भी चीज़ है तो काल विभाजन जरूरी होता है, नामकरण जरूरी होता है। ऐसे इन्होंने ट्रेवल वन का जिक्र किया कि तिथियों की तरह कालावधि या पीरियड तथ्य नहीं होते, वे अतीत की घटनाओं के संबंध में बनाए जाते हैं। या एक ये है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल क्या है ये। और फिर इसके अलावा कहते हैं कि जैसे आदिकाल नाम है ब्राह्मण के से बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह अभ्रंश का व्याकरण भी देखें तो देसी भाषाओं के व्याकरण से नहीं मेल खाता। ये इन्होंने 3 बोलियों को उदय के संबंध में बताया है कि मैथिली, अवधी है, खड़ी है, इसके विद्यापति है, मुल्ला दाऊद है, अमीर खुसरो है। यह अभ्रंश काल जो है जातीय साहित्य का उदय कहना ज्यादा तर्कसंगत है। जिस चीज को मैंने बहुत हाईलाइट किया है ना, जब आप पढ़ेंगे, एक तो आप पूरा वीडियो 1-1 घंटे 1.5 घंटे जो भी है बहुत विस्तार से पूरा सुनेंगे, इसके बाद आप नोट्स रिवाइज करेंगे, इसके बाद जो हम प्रॉपर आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि जैसे अभी क्या है, सैटरडे का टाइम रखे हैं, बीच बीच में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, तो आप उसी अनुसार इसको पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको बहुत बोझिल नहीं लगेगा, है ना। समझ में तो आ रहा होगा ना? हाँ, मुझे लग रहा था बहुत अच्छे से इससे क्लियर होगा, क्योंकि निबंध वाला भी तो हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, वो मुझे भी लगता है बड़ा सेटिस्फाई है। फिर इसके बाद जैसे है कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है या मध्यकाल है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मध्यकाल क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चन जी कह रहे हैं, तो मध्यकाल मतलब समानता जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचय, और इसको कौन कह रहा है? द्विवेदी जी कह रहे हैं। या रामविलास शर्मा इसे आधुनिक काल कहना पसंद करते हैं, बच्चन जी इसको नवजागरण काल कहना चाहते हैं। और फिर ऐसे धर्मनिरपेक्षता के संबंध में बताया गया। तो अब आप देखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं यहाँ पे लिख दिए गए हैं। जैसे नवजागरण किसने कहा? रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल कहना पसंद किया। ये रीतिकाल वस्तु शैली छंद रूप विधान में कैसे वो भिन्न है। देखिए रीतिकाल को इन्होंने कहा ना कि रीतिकाल देखें तो ये भिन्न भूमिका पर खड़ा है। कैसे? इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रम उत्पादन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये समझिए कि ना भक्ति काल को ये मध्यकाल नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि झगड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक हो गया। ये रीतिकाल को वस्तु शैली छंद रूप विधान के आधार पर नहीं कहना चाहते, उससे ये आपको पता चलेगा गणितीय भ्रम उत्पादन लगा है। सेम चीज आप देखिए कि इन्होंने आदिकाल को बाबा आदम का कह दिया, तो तीनों चीज को अलग अलग किया। अब आपको ये लग रहा होगा ना पढ़ते हुए, सच में इसमें कुछ तो है दूसरे इतिहास जैसी बात। ऐसा नहीं है कि पृष्ठ पेश वही शुक्ल जी वाला है। ये आपके अंदर ना पढ़ते समय अंदर से होना चाहिए कि हाँ कुछ तो अलग है इसमें, तभी हम पढ़ रहे हैं। और मजे की बात है कि इस भूमिका से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। फिर ऐसे ही घनानंद को सर्वश्रेष्ठ माना है। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त को कैसे इन्होंने उलट दिया है। फिर घनानंद ठाकुर बोधा जो है ये मुक्त नहीं है। आधुनिक काल कालवाचक नहीं है, प्रवृत्तिवाचक है। फिर भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा, द्विवेदी जी ने कैसे दूसरे ढंग से पढ़ा। अब इसको देखेंगे आप पूरा विस्तार से, जब वीडियो देखेंगे तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो डिस्कशन वाला पार्ट है आपको इसलिए देखना है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इसमें कितनी काम की चीजें हैं। और जैसे जैसे आपको डिस्कशन कराते चल रहे हैं ना, बिल्कुल उसी क्रम में आप पढ़ते चलेंगे। अब जैसे आपने पूरी भूमिका खत्म कर दी, ये दूसरा संस्करण है। दूसरे संस्करण में इन्होंने बस एक चीज कहा है जो भी पूछा गया है पहले, कि जिन लोगों को शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। नए इतिहास से अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद को चोट पहुंचती है, जाने अनजाने वर्ग वर्ण चेतना को धक्का लगता है। इसमें इन्होंने स्त्री कथा लेखन की स्त्रीवादी सोच के लिए महेश्वरी को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको जोड़ा जाना चाहिए। बस आपका खत्म भूमिका। कोई भी किताब है उसका विषय सूची बहुत ध्यान से देखिएगा। यूजीसी नेट में इस बार क्रम से पूछा गया था। और आप देखेंगे जैसे अपभ्रंश काल है, भक्ति काल है, और इसके बाद रीति काल है ना, और आधुनिक काल, तो बहुत विस्तार से है। आप इसमें देखेंगे कि कैसे इसको विभाजित किया गया है। और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि कोई भी किताब जब हम करेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य है या भक्ति काल, इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल हो गया,
या डॉक्टर नगीन का इंडेक्स बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आप इसका इंडेक्स देखेंगे तो ही आप मिला पाएंगे कि डॉक्टर नगीन वाले में आधुनिक काल को इन्होंने ही लिखा, सेम चीज लिखा है जो आधुनिक हिंदी साहित्य में बच्चन ने लिखा है। तो वो आप तुलनात्मक थोड़ा सा आपके अंदर जो है एक जो विजन है वो आ पाएगा। आखिर आप किताब क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लोगों से अलग। गाइड तो सब पढ़ लेते हैं लेकिन किताब आप क्यों पढ़ रहे हैं। फिर आप देखेंगे ना, जैसे ही अपभ्रंश काल वाले में जाएंगे, इसमें ये जो सेक्शनल डिवीजन है इसमें हिंदी भाषा जाति और साहित्य के नाम से है, फिर अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचना नाम से है, फिर श्रृंगार और वीर दर्पण नाम से, फिर प्राकृत पेंगलम और हिंदी की कवि नाम से है। तो हिंदी भाषा जाति और साहित्य की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही आप पढ़ेंगे हिंदी भाषा जाति और साहित्य, तो इन्होंने सबसे पहले इसमें क्या चीज क्लियर किया है, आपको दो चीजें पढ़नी इसमें। एक तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि देखो हमारी जो आर्य भाषाएं हैं ना, वैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, 8वीं सूची में जो भी आपको भारतीय भाषा मिलते हैं उनमें आपकी हिंदी क्यों खास है, वो दो अर्थों में इन्होंने बताया है। एक बताया कि क्षेत्रीयता के अर्थ में वो अलग है, भाषा समुच्चय के अर्थ में। अब एक क्वेश्चन अगर हम सोचे कि मेंस का बना ले, क्योंकि अभी कितने हैं सारे पैटर्न मेंस के हो गए हैं कि हर एक चीज को उत्तर लिखना है, तो मैं आपको उत्तर लिखने के लिए क्वेश्चन अगर ये याद कर दूं यहीं पे कि हिंदी अपने आप में कैसे समृद्ध है और अन्य भाषाओं से, तो अब हिंदी को आपको तुलनात्मक रूप से डिफाइन करना है तो हिंदी दो अर्थों में अलग है, क्षेत्रीयता के अर्थ में भी समुच्चय के अर्थ में। अन्य तो एक क्षेत्रीय भाषा है लेकिन हिंदी बहुक्षेत्रीय है। अब उत्तर भारत में आप देखो अगर 10 राज्यों में हिंदी बोली जा रही है और इनके अलावा जो बोलियां हैं, तो वारानिकों का ये कहा गया कि भाषा व्यवस्था कहते हैं, ये चीज यहीं पे है। सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पे जितना उदारवादी जो एक लहजा होता है वो हिंदी का ही है और यही हिंदी है, हिंदुस्तानी है। संस्कृत से प्राकृत हो, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषा है, जाति भाषा। ये नहीं सब मिला कि हिंदी में संकीर्णता नहीं है, उदारवादी वृत्ति है। और विशेष रूप से कहते हैं अपभ्रंश की विरासत को अगर देखें, हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे ज्यादा ग्रहण किया है। तो हिंदी ने किसकी विरासत को सबसे ज्यादा ग्रहण किया, अपभ्रंश की विरासत को सबसे ज्यादा ग्रहण किया है। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता। हम अब एक चीज और पता चला, अपभ्रंश साहित्य में हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता, शब्द समूह, उच्चारण और व्याकरणिक ढांचे के अलग होने के कारण। लेकिन अगर कहें कि विरासत सबसे ज्यादा अगर किसी ने लिया है तो हिंदी ने ही लिया है। फिर हिंदी को और भी कह रहे हैं कि हिंदी को अगर देखें तो जैसा कहा जा चुका कई बोली और भाषाओं का समुच्चय, इन बोली और भाषाओं के व्याकरणिक ढांचे अलग अलग है। फिर भी वो शब्द समूह की दृष्टि से देखे, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से देखे, रूप विधान के वैविध्य से देखे तो जाति एक सूत्रता हिंदी में है। और फिर ये कहती है अवधिव्रजी, अपने यहाँ देखो अवधिव्रज समझ रहा है, ब्रजी वो समझ रहा है, मतलब सब समझ रहे हैं। तुलसीदास ने समान अधिकार अवधिव्रज पे दोनों पे लिखे। अब यहाँ पे भी पूरे हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम वही बना है, तो जातीयता स्वतः सिद्ध है इसकी। फिर हिंदुस्तान में कहते हैं कि अगर देखिए बिरादरी और जात पात में लिखा है कि हिंदुस्तान की आबादी की कोई निश्चित चेतना नहीं है, और लोगों में तमिल है, गुजराती, उनके मामले में उनकी निश्चित जातीय चेतना है, पर हमारे यहाँ पे इतने आपस में सूत्र में बंधे हुए हैं वो चीजें हैं नहीं। ये किसने है, कुदियावाशु, इन्होंने ये मेंशन किया है। फिर ऐसे इन्होंने कई लोगों को, ये जो बड़े भाषाविद हैं या जो राइटर, उनका जो है मत व्यक्त किया है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कोई भी बात को प्रमाणिक तौर पे रखने के लिए। फिर राष्ट्रीय एकता है, ससुर, गहरी राष्ट्रीयता, ये सारी चीजें हिंदी में है। फिर 1857 की कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति को देखें तो तब भी हिंदी खड़ी रही हमेशा अपनी अभिव्यक्ति में। भक्ति आंदोलन अंतर्विरोध के बावजूद सामंतवाद के विरोध खड़ा था, तब भी हिंदी जो है अपने आप में खड़ी रही। फिर इन्होंने जैसे राजशेखर है, काव्य मीमांसा में क्या लिखा है कि वहां पे देखिए गौड़ आदि देशों के कवि संस्कृत में, लाट देश के कवि प्राकृत में, मरुभूमि और पंजाब के कवि अपभ्रंश में ज्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन जब हमारी मध्य देश की बात आए तो यो मध्य देशम निवसति सा कवि सर्वभाषा निषेधा, तो इससे हमारी उदार प्रकृति पता चल रही है। इसी तरीके से फिर अब इनका जो पूरा जो स्पष्टीकरण है वो आके हिंदी हिंदवी हिंदवी पे आ गया है कि आपको इसको कैसे पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो फिर ऐसे ही उन्होंने कहा कि राजशेखर है, राजशेखर ने जैसी चीजों को देखी तो भूत भाषा, भूत भाषा क्या है, जिसके कोई वक्ता जीवित नहीं हो, प्रचलन में नहीं हो। तो जैसे राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अंती और दसपुर के लोक भाषा के लिए किया था। विधान की दृष्टि से भूत भाषा के कवि विट बहलिया इनके बीच बैठते थे। हिंदुस्तान के संबंध में देखें तो लोक भाषा कहते हैं हिंदवी, हिंदी, हिंदवी, 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 हिंदी। इन शब्दों के उपयोग कहते हैं मुस्लिम ने किया,
लेकिन अब हिंदवी शब्द के प्रयोग के संदर्भ में इन्होंने कई लोगों का रेफरेंस देके समझाया है। जैसे अबू शहीद है, फारसी इतिहास 1049, तो कहते हैं पहला प्रयोग इन्होंने ही किया था, अबू शहीद ने किया था। लुगात हिंदवी का अर्थ हिंदवी शब्द में लगाया गया। ऐसे ही औफी का नाम लिए 13वीं सदी के औफी हैं, लाहौर के यमनी राज के फारसी कवि। इन्होंने एक दीवान लिखा लाहौरी बोली में। ऐसे अमीर खुसरो तुर्क हिंदुस्तानी मन हिंदवी गोयब करके। अब हिंदी का इतिहास भी कहते कम लंबा नहीं है। अब उसमें हम देखें इकबाल का ही हिंदी का हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। फिर कहते हैं इसके संबंध में भी दो मत है। एक प्राचीनतावादी पंडितों का मानना और भाषा वैज्ञानिकों का है। हिंदी हिंदू को संस्कृत सिद्ध कर देता है। अब उसमें भी श्लोक के माध्यम से ये चीजें इन्होंने समझाया है कैसे है। तो मतलब अब आपको अपभ्रंश भाषा वाले में ये देखने को मिल रहा है ना, पहले इन्होंने हिंदी के संबंध में पूरा विस्तार से बताया, उसकी विशेषता बताई, उसकी उदारवादी प्रकृति से परिचित कराया, अपभ्रंश का हिंदी में क्या योगदान है और कैसे अलग है वो समझाया। फिर हिंदी हिंदवी हिंदवी पे इस पे स्पष्ट करते हैं। तो जब आप कभी भी ना कोई भी भाषा साहित्य वाला पढ़ेंगे तो उससे इसको जोड़ के देख पाएंगे, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। भाषा वैज्ञानिकों ने इस सब को ऐतिहासिकता का उल्लेख करते हुए बताया। हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख आपको ईरान सम्राट दारा केवल आविष्टा ग्रंथ में बेंदीनाथ में मिलता है। फिर हिंदूश हिंदू 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 या भारत के अर्थ में प्रयोग हुआ है। एक संदर्भ ये है कि ईरानी में कहा जाता है ना कि पहले इनको सा जो है, इनके यहाँ पे सा ध्वनि नहीं है और महाप्राण ध्वनियाँ ही मिलती है। तो ना महाप्राण ध्वनि मिलती है ना सा मिलता है। लेकिन आप देखेंगे इसी बात को रामविलास शर्मा ने कहा, अगर ऐसी ही बात होती तो फारसी में साल सादगी साज सागर ये सब 2500 शब्द कैसे आते। यानी ये तर्क तो खारिज कर देते रामविलास शर्मा जी। हालांकि ये बहुत प्रचलित तर्क है, लेकिन आपके पास देखिए अब एक तर्क होगा सा शाह वाला है, तालव्य मूर्धन सा वाले में। और इसके बाद जो है, हाँ इसके बाद देखिए यहाँ पे भी इन्होंने समझाया है कि सिंधु को हिंदू सब सिंधु हत हिंदू बोला जाता है। ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह नौशेरवा हैं, उन्होंने बजरोया नामक विद्वान को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए बोला था, भारत भेजा। फिर अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को जवाने हिंदी कहा गया। उस जवाने हिंदी का अर्थ यहाँ संस्कृत से निकाला गया। यह मिनाज शारी की पुस्तक कातेनाशरी है, वहाँ पे जवाने हिंदी का अर्थ मदरसा निकाला गया। इसी तरह जो है इब्न बतूता है, रेहला इब्न बतूता, उनने किताबात अलाबाज अलजरात दीवारों पे कुछ हिंदी लिखा। यानी हिंदी शब्द जो है उत्तर भारत की विभिन्न भाषा और बोलियों के लिए अलग अलग समय में कभी ब्रजी के लिए, कभी अवधी के लिए, कभी बुंदेली के लिए, कभी लाहौरी, कभी देलवी के लिए प्रयोग में आया। उसमें जायसी ने पद्मावती उपसंहार में क्या लिखा, हिंदू या अवधी क्या है, उसके बारे में फिर बताया हुआ है। फिर नूर मोहम्मद को कैसे स्पष्टीकरण देना पड़ा था, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो काजो बहुत हिंदी भाग्यो, उसके संबंध में इन्होंने कहा है। गिरधर राय का जिक्र किया है ना। और फिर शेख अहमद इनका जवा हिंदी हिंदवी मुश्शू होर देहलवी ना जानू अरब होर अजब मसनवी करके है। और फिर उर्दू और हिंदी में अंतर भी समझाया है कि उर्दू शब्द का आविष्कार तो किसी समय 19वीं सदी में हुआ था। खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की भाषा प्रयोग विधि में अंतर अवश्य है, पर ये अंतर शैलीगत है। यानी अगर खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की भाषा प्रयोग की दृष्टि में देखें तो ये अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं है। और कथा साहित्य का जहाँ तक हिंदी उर्दू का संबंध बहुत कम है, व्याकरणिक दृष्टि दोनों एक ही हैं। हिंदी उर्दू को अलगाने का योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कब किया गया? जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज आया, उसमें कह रहे उर्दू की यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल जी की। ये है ना लल्लू लाल जी, इन्होंने क्या लिखा था, प्रेम सागर। कह रहे हैं कि यही जो श्रेय लल्लू लाल जी उनको है, ये उनके नौकर थे फोर्ट विलियम कॉलेज के, और उनकी अपनी औपनिवेशिक भाषा नहीं थी, उसी के तहत इन्होंने लिखा था। फिर इसके बाद हिंदी उर्दू की उच्च शैलियों में भी भेद है। कहते हैं बोलचाल की भाषा तो ये कि दोनों ही अपने मूल स्रोत प्रेरणा से लेती हैं। उर्दू का भविष्य हिंदी भाषाभाषी क्षेत्रों में है, तो अगर उसको अलग कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या है, उसके संबंध में भी हिंदी उर्दू को लेके बताते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो शुरू होगा भ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। तो आज जो है पहला हम लोगों का डिस्कशन क्लास था। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने आपको बताया कि 20-25 क्लास इसमें हुए हैं, आधुनिक में हो चुका है क्लास, और अभी उसमें और भी सारे इतिहास के डॉक्टर नगेंद्र वगैरह मत टच करिएगा, हम बताते चलेंगे, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र का भी उसमें क्लासेज भक्तिकाल तक हो चुका है, तो उसको नहीं आपको टच करना है। अभी जिसको गाइड किए हैं यही करना है, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है उतना कि और तेजी से कराएं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जो क्लासेज में पहले आप वो ही करो, तो बीच बीच में इसके लिए समय निकाल कर डिस्कस करते रहेंगे। बाकी निबंध वाला जो क्लास है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, उसका डिस्कशन 2 डिस्कशन करा के उसको वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और आपका 10वां यूनिट में काफ़ी अभी कराना है मुझे, ठीक है। बाकी जैसे जैसे होगा डिस्कशन का टाइमिंग आप लोगों को बताते चलेंगे। अब आप लोग पढ़ के आओगे ना नेक्स्ट टाइम,
तो पढ़ने के बाद ये रहेगा कि आप सारे लोग क्वेश्चन कर पाओगे मुझसे। इसको पढ़े रहेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे, और जैसे आप क्लास करते चलेंगे हम बताते चलेंगे कि ये है। और कॉम्बो बैच वाले में ही क्लास आप लोगों को, जो इतिहास वाला कॉम्बो बैच में कॉल करके करेंगे, निबंध विधा वाले में उसमें कॉल करेंगे, और इसी तरह गद्य विधा वाले में जो बच्चे हैं उनका कॉल उसमें जाएगा। तो ये थोड़ा सा सेपरेट रहेगा, इसलिए मैंने 3 बैच का अलग अलग बना दिया था कि मुझे भी सुविधा हो। ठीक है, और ये डिस्कशन हम अपलोड कर देंगे ताकि और भी बच्चों को इससे फ़ायदा हो। और बाद में जो भी आएंगे, मतलब बैच हमेशा चलता रहेगा, तो ये रहेगा कि बार बार वही किताब तो रिपीट करा नहीं पाएंगे। तो आपको पढ़ना कैसे है, कैसे करा रहे हैं, फर्स्ट टाइम डिस्कशन चल रहा है, तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करना, नहीं तो बाद में सुनते रहना। ठीक है, हाँ।